हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि हमने अगले लेसन में पढ़ा था वेद और महापाषाण के बारे में। तो उसमें हमें कहा गया है मानचित्र नंबर 2 में देखिए, तो ये हमारा मानचित्र नंबर 2 है। तो इसमें हमें देखना है कि महापाषाण का कहाँ-कहाँ उदय हुआ। तो जो ग्रीन रंग के बिंदु है वहाँ हमारे महापाषाण काल का उदय हुआ है। ये जगह जो है यहाँ पर जो है एक ऐसी कब्र मिली है जिसके पास 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे एक से अधिक लोगों की कब्र पाई गई है। तो ये 2 जगह है जहाँ महापाषाण काल का यहाँ पे उदय होता है। ठीक, ये मुझे बताना था क्योंकि मैंने अगले वाले चैप्टर में मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो इसके बाद मैं आगे के अध्याय के बारे आगे के अध्याय हम पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक, जैसे कि हमने बताया कि हमने सबसे पहले शिकार हम करते थे, फिर हम धीरे-धीरे कृषि करना, खेती करना सीखा है। फिर उसके बाद कृषि करते-करते उत्पादन तक हमने कैसे सफ़र तय किया है, ये हमने सीखा। फिर वेद और किताब जो है हमें क्या बता रही है, या जो कब्र है वो हमें क्या बता रही है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारा अध्याय 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कैसे राज्य का विकास हुआ, या कौन राजा कैसे शासक करता था, और सबसे प्राचीन राज्य गणराज्य कौन हुआ करता था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो लड़का प्यारा सा आपको बैठा हुआ दिख रहा है जो कि सोच रहा है, इसका नाम क्या है? शंकरन है। ठीक, तो लिखा क्या है? चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। ठीक, तो जो शंकरन है वो सुबह उठता है और देखता है कि वहाँ पे उसके नाना नानी जो है वो चुनाव डालने जा रहे हैं, और जो चुनाव केंद्र है वहाँ सबसे पहले पहुँचना चाहते हैं। शंकरन जानना था कि आखिर इतना ये लोग उत्साहित क्यों है वहाँ जाने के लिए। तो जो उसके नाना जी हैं जल्दी जल्दी में बस इतना समझा जाते हैं कि बच्चा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। शासक मतलब जो हमारे यहाँ राज्य करेगा, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, जो भी चीज़ें। ठीक, तो वो इतनी बातें कह के चल जाते हैं। तो आगे लिखा है, चले आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, मतलब जो शासक बनता है तो वो कैसे बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले के लोग शासक वैसे बनते थे करीब 3000 साल पहले। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब क्या कह रहा है कि जो आज का चुनाव है, जो हम लोग अपने शासक को चुनते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं, मतदाता करते हैं, और उस मतदाता की गिनती होती है, और जो सबसे ज़्यादा जिसका मतदाता रहता है वो जीत जाता है। तो वो जीत जाता है तो उसके बाद वो शासक बन जाता है। तो बहुत पहले जो है, कई साल पहले जो है, जो लोग जो शासक होते थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े आयोजन करते थे, यज्ञ कराते थे, और उसमें जो राजा था वो बैठा रहता था। तो उसमें क्या होता था, कैसा यज्ञ था, इसके बारे में पढ़ते हैं। और सॉरी बच्चे, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा था, ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब मतलब एक यज्ञ है जिसका नाम यहाँ बताया गया है, ये अश्वमेध यज्ञ, ये एक तरीके का यज्ञ हुआ था, ऐसे ही आयोजन किया जाता था। इसमें एक घोड़ा होता था जिसे राजा के लोगों के देख रेख में उसे स्वतंत्र चलने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को
किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्हें घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं का यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मानित किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाएं उनके लिए उपहार लाते थे। अब ये बताया है कि ये जो यज्ञ है इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था चरने के लिए या घूमने के लिए, समझ जाइए। तो उसमें क्या है, अगर कोई राजा उसे रोकता था कि तुम यहाँ आके बर्बाद मत करो, तो क्या होता था, जो यज्ञ कराता है उससे जाकर उसे लड़ाई करना पड़ता था। लेकिन अगर जब कोई उसे नहीं अपने इलाके से जाने दिया करता था तो इसका मतलब है जो राजा यज्ञ करा रहा है वह सबसे 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 शक्तिशाली राजा है। और वहाँ पे क्या होता था, जो ये यज्ञ कराया जाता था ये महान महान पुरोहित द्वारा कराया जाता था। और उन्हें जब ये यज्ञ पूरा संपन्न होता था तो उन्हें उपहार दिया जाता था। और फिर जो राजाओं को बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था ये यज्ञ में, उन्हें वो भी जब आते थे तो उपहार लेकर आया करते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का प्रमुख स्थान होता था। मतलब ये जो राजा हैं जो ये यज्ञ कराते थे, यज्ञ का आयोजन करता, एक विशेष तरीके का स्थान हुआ करता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल का एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। फिर क्या बताया है कि जहाँ ये आयोजन किया जाता था वो एक तरह का मुख्य स्थान हुआ करता था, जिसे राज सिंहासन होता था या तो बाघ की खाल का विशेष तरीके से बैठने का आसन का मतलब बैठने का बैठाया जाता था। मतलब विशेष बाघ की खालों पर विशेष तरीके का आसन बना के बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथिक ही उसका सहचार होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सह संबंधित खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कोई छोटे छोटे अनुष्ठान करना होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ को पूरा करने की प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहितों पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। विश्व और वैसे जैसे अन्य लोग उपहार लाते थे उन्हें पुरोहित शत्रु मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। अब क्या बोला है कि जो जहाँ आयोजन किया जाता था एक विशेष तरह का स्थान होता था, वहाँ पे सिंहासन होता था या तो बाघ की खाल का बैठने का आसन होता था। अब इसमें जो है जो युद्ध में राजा के साथ सारथिक था वो राजा के युद्ध की विजयता की और उनके गुणों की गुणगान गाता है। और जो उनकी रानी और उनके जो पुत्र हुआ करते थे उन्हें भी उस यज्ञ में कुछ न कुछ अनुष्ठान कराया जाता था। फिर उसके साथ क्या बोला है कि जो पुरोहित है वो राजा के ऊपर पवित्र जल, जैसे गंगा जल आजकल होता है उपयोग की पूजा वूजा में गंगा जल का उपयोग, इसी तरह उस समय भी गंगा जल का पवित्र जल का छिड़काव करते थे। उसके बाद जो नीची जात के लोग थे जो विश्व और वैसे कहा जाता है उन्हें वो उपहार लाते थे, लेकिन जो शत्रु जो है वह जो है इस परिस्थान में शामिल ही नहीं किया जाता था। ये सबसे नीची जात कहलाते थे उस समय। जैसे कि पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैसे है, फिर शत्रु है। तो जो शत्रु लोग होते थे उन्हें इस प्रतिष्ठान में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इस यज्ञ में उपस्थित होने वाली की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर
वहाँ कौन कौन वर्ग शामिल होते थे। अब ये हमें सूची बनाने को कहा गया है। वैसे तो 4 होते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, ये 4 वर्ग होते थे। तो उनके पेशे के अनुसार, मतलब जो भी उनके व्यवसाय के अनुसार पे उन्हें बनाया जाता था। और ये कहा इस यज्ञ में कौन कौन शामिल होते। इस यज्ञ में सब शामिल हुआ करते थे, सिर्फ उन्हें छोड़ के जो कि शत्रु थे, ठीक, उन्हें शामिल ही नहीं किया जाता था। तो आगे लिखा है वर्ग, ठीक। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। उसमें क्या थे? 4 सामाजिक, जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हुआ करते थे। ब्राह्मण का काम वेद का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। देखो, जो ब्राह्मण हुए थे वह जो है यज्ञ कराते थे, पाठ पूजा कराते थे और पढ़ाते थे, जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। जो क्षत्रिय थे वह युद्ध करते थे और उससे हमारी रक्षा किया करते थे। वैश्य का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। जो वैसे लोग थे वो व्यापार करते थे, या तो पशुपालन या खेती करते थे, जो कि किसान हो गए, ठीक। और शत्रु का काम है अन्य तीनों की वर्गों की सेवाएं करना। जो शत्रु थे वो जो है, ये जो ब्राह्मण है, वैश्य है और क्षत्रिय है, इन तीनों के वर्गों का सेवा करना। वो जो कहते आप उसे कर जाए, ये सबसे निम्न वर्ग के लोग माने जाते थे। आगे लिखा है जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे, ठीक। जनपद का लिखा है, जनपद का शताब्दी अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र नंबर 4 पृष्ठ नंबर 45 में देखे गए हैं। अब ये तो जब मानचित्र हम आएंगे, एक चित्र नंबर तो हम बता देंगे, लेकिन ये बताया क्या गया है इसके अंदर कि जैसे जो राजा थे वो धीरे धीरे जनता के लिए नहीं, अब जनपद पे वो राज करने लगे थे। जनपद का मतलब क्या है, इसमें लिखा है जन के बसने की जगह, जहाँ पे एक से अधिक जन होते हैं उसे जनपद बना दिया गया था। तो यही है, जनपद पे अब राजा का वो होने लगा था, राज्य होने लगा था। लिखा है पुरातत्वविदों ने इस जनपद को कई बस्ती में खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश की मेरठ के पास हसीनापुर और अता के पास अंतरजीर खेड़ा इसमें प्रमुख है। मतलब पुरातत्ववेत्ता ने जनपद में कई बस्तियों की खुदाई की है, उसमें ये दिल्ली का पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश का मेरठ के पास जो है हसीनापुर मिला है और अता के पास जो है अंतरजील खेड़ा मिला है। ये 3 चीजें हैं जो महाजनपद वहाँ उन्हें मिली है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ और गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलें उगाते थे। जब खुदाई हुई इन 3 जगह उनके अवशेष मिलते हैं, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसीनापुर में, ठीक अटावा के पास अंतरजील खेड़ा में इनका अवशेष मिला है। और यहाँ जब खुदाई से पता चलता है कि यह लोग जो है झोपड़ी में रहा करते थे, ठीक, और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे और गेहूँ, धान, जौ और गन्ना और तिल की, सरसों की खेती करते थे और उगाते थे, ठीक। लिखा है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिलता है जो उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? अब ये पूछा गया है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो अध्याय 3 में नहीं है। तो अध्याय 3 में हमें लग रहा है कि जो ये तिल या सरसों जो है ये नहीं है। हाँ, तिल या सरसों होगा, तिल या सरसों या तो गन्ना, ये तीनों में से कोई होगा। इसकी जो है वहां पर
खेती नहीं पाई गई है। ठीक, यहाँ कुछ छोटा सा आपको पिक्चर दिख रहा है। देखें, ये छोटी सी जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चित्रधूसर पत्र। ठीक, इस तरह के पत्रों में ज़्यादातर थैलियाँ और कटोरियाँ ही मिलती हैं। यह पत्र बहुत ही पतली सतह पर सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका उपयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। ये कुछ वहाँ पे खुदाई के समय जो चीज़ें मिलती है उसमें ये चीज़ मिली है। इसका नाम क्या लिखा गया है? चित्रधूसर पात्र कहा गया है इसे। इसमें जो है ये बहुत पतली होती है और बहुत सुंदर होती है, चिकनी होती है। पीतल की है, नहीं पीतल की नहीं है, शायद पतली है और बहुत सुंदर है। शायद ये जो है खास लोगों को खास मौके पे उन्हें खाना खिलाने के लिए किया जाता होगा। उसी के बाद आगे हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इस पूरा स्थल पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं जिन्हें चित्रक धूरापत्र के रूप से जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों में चित्रकारी की गई है और यह आम तौर पर सरल रेखाओं और ज्योतिर्मयी आकृतियों के रूप में है। जैसे मैंने ऊपर ही अभी पढ़ा है, इसी के बारे में यहाँ जिक्र किया कि इसे जो है इस तरीके से कुछ बर्तन वहाँ मिले हैं। ठीक, वहाँ बर्तन बनाए जाते थे। कहा इन चीज़ों में जहाँ खुदाई हुई है तो इसके नाम से पता चल रहा है। क्या नाम इसका है? चित्रधूसर पात्र। चित्रक का मतलब है चित्र किया हुआ और जो है सरल रेखा ज्योतिर्मय से जैसे इसमें है। जो उस समय विशेष लोगों को इसमें भोजन दिया जाता होगा। इसके साथ आगे चलते हैं महाजनपद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे महान सॉरी बच्चों, गलती हो गई। मैं इसमें यहाँ ये है महान जनपद। महान जनपद के बारे में पढ़ते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब कुछ जनपद थे जो उस समय 2500 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण हो गए, जिसे महाजनपद के नाम से जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों को किलेबंदी की गई है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। कहा गया है कि इसके अंदर कुछ महाजनपद को दर्शाया गया है। फिर देखेंगे। और कुछ जो है उसे किलेबंदी कर दिया। कुछ जो जनपद को हो, किलेबंदी का मतलब है कि उसके चारों ओर लकड़ी और ईंटें के पत्थर की ऊंची दीवारें बना के उस जनपद को बंद कर दिया गया है। तो ये हमारे कुछ महान जनपद हैं। ये जो आप देख रहे हैं कुछ महान जनपद है, जैसे कि उज्जैन, अंग ये है। और अब हम आते हैं यहाँ पे पंचाल, कौशाम्बी, वैशाखी। तो इसके अंदर जो छोटी चीज़ें हैं जैसे शिला, गांधार, तो ये जो है यही हमारे महान जनपद है जो उस समय विकास हुए, जिसे महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लोग ने अन्य राजाओं पर आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलाओं का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी
को चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी श्रीमती और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापार योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या की ईंटें तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री और पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब कुछ कुछ ऐसे महान जनपद थे कि उस समय के जो राजाएं थे, जो शासक थे, वो ऊंची ऊंची दीवारें बनाया था। वो इसलिए भी बनाया करते होंगे क्योंकि दूसरे राजा उस पर आक्रमण ना करें, इस डर से भी बनाया जा सकता है। या तो अपने शक्तिशाली होने का प्रतीक भी हुआ करता था, हुआ करता होगा, इसलिए वो दीवार बनाया होगा। या तो उसे एक और चीज हो सकता है, जैसे कि उसके अंदर से निगरानी जो है रखने में सहायता मिलती होगी। तो इस तरीके से इस वजह से उन्होंने इतने लंबे ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए होंगे। और उस समय के जो स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, उन सभी को इस कार्य में बहुत परिश्रम करना पड़ा होगा। यही आप देख रहे हैं, ये इतनी ऊंची ऊंची ये जो है, ये क्या है, ये इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जो कि उस समय के जनपद के होंगे। जैसे यहाँ लिखा भी है, आप पढ़ें। वैशांबी किले की दीवार, ये कौन सी है? वैशांबी जिले की किनारे जो कि महाजनपद में है। इस चित्र आधुनिक उत्तर भारत के इलाहाबाद के पास मिलेगी। ये जो चित्र है ये अभी भी आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिलेगी। ईंटे की दीवारों का अवशेष है। ये जो ईंटें हैं वहाँ की दीवारों में इसी तरह की ईंटें हैं। इसके एक भाग का निर्माण है संभवत 25 साल पहले। ये एक भाग है, इसका निर्माण हुआ है 2500 साल पहले हुआ है। तो इस तरीके से ऊंची ऊंची दीवारें वो बना के रखते थे, जो हो सकता है कि आक्रमण से बचने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता होगा। आगे लिखा है, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः सह सिक्का पृष्ठ नंबर 77 पे चित्र देखो के रूप में होता था और इस सिक्कों के बारे में कुछ अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जो राजा थे वो धीरे धीरे अब सेना रखने लगे थे। कुछ सिपाहियों को कुछ महीने का वेतन देके उसे साल भर के लिए कुछ पैसे देके साल भर के लिए रखे करते थे। और जो भुगतान होता था वो उसे सोने का सिक्का या चांदी के सिक्के देके किया जाता था। वो जो का अध्याय नंबर 8 में हम पढ़ेंगे उन सिक्कों के बारे में। यहाँ लिखा है, महाजनपदों के राजा ऋषिवेद में उल्लेख राजाओं के किस प्रकार भिन्न और दो अंतर बताइए। अब देखिए, इसमें बताना है कि जो उस समय के राजा ने, जैसा कि हमसे पूछा गया है, महाजनपद के राजा और ऋषिवेद में उल्लेख किए राजा में किस प्रकार का अंतर है। और ये दो हमें अंतर बताने को कहा है। तो उस समय के जो राजा होते थे उनका कार्य क्या था? जनता के लोगों की रक्षा करना। ठीक इस तरीके से उनका कार्य होता था। लेकिन जो महाजनपद के राजा थे उनका चुनाव कैसे होते थे कि वो राजा जो है एक तरीके का यज्ञ का आयोजन किया करते थे। और उस आयोजन में क्या होता था, वो एक घोड़े को छोड़ दिया करते थे। और अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। अगर नहीं पकड़ता था तो वो सबसे शक्तिशाली राजा कहलाता था। तो ये छोटे छोटे कुछ अंतर है। जैसे कि इसमें ऋषिवेद में राजा होते थे वो जो है खर्चा चलाने के लिए जनता से ही बलिदान के नाम में उपहार लिया करते थे। ठीक, तो इस तरीके के छोटे छोटे अंतर है। और फिर महाजनपद के राजा जो थे वह सेना भी रखने लगे थे और सिपाहियों को भी। आगे हम पढ़ेंगे कर के बारे में। ये है कर क्या होता है?
प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर बड़े बड़े महल बनाते थे और सेना की आवश्यकताओं जो संसाधन की आवश्यकता होती थी, तो उनके लिए वह कर्मचारी या रखने की आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे जो राजा थे वह लोगों को समय समय पर उपहार पे अब निर्भर नहीं थे कि वो अब राजा है कि कोई आए तो उपहार दे तब हमें मेरा खर्चा होगा। लेकिन अब क्या होने लगा था कि जो राजा थे वो कर के रूप में वसूली करने लगे थे हर अपने जनता से। जैसे इस फसलों पर लगाए गए कर होते थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर होते थे, पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों के सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। तो ये जो है अब जो पहले के जो जैसे मैंने बताया था कि जो राजा थे वो बलिदान के रूप में जनता से पैसा वसूली करा करते थे, उपहार के रूप में लिया करते थे। लेकिन जो है महाजनपद के राजा जो थे उनकी आवश्यकताएं अब अधिक बढ़ने लगी थी और इसके लिए वह अब कर वसूली करने लगे थे। जैसे फसल में, कारीगर के ऊपर, पशु पे, जानवरों पे, जंगल पे, कोई भी चीज होते थे उसके पर उन्होंने कर लगा दिया था। ठीक, नीचे लिखा है कि आखेट तथा खास संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। अब जो शिकार करते हैं, जो भोजन को इकट्ठा करके अपने भोजन को इकट्ठा करके अपने जीवन को यापित करते वो राजाओं को क्या देते होंगे। क्या हो सकता है कि वो शिकारियों को खाल देते होंगे या सींग देते होंगे, दांत देते होंगे, जो बहुत कीमती हुआ करते थे। आज के ज़माने में भी है, उस ज़माने में भी है, या खाने के लिए अच्छे ताज़े मांस दिया करते होंगे। तो इस तरीके से सामान जो है करते होंगे। अब लिखा है कृषि में परिवर्तन। अब इसी काल में कृषि में परिवर्तन होता है। तो क्या लिखा है, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हल होते थे, जो लकड़ी के हल हुआ करते थे, अब वो कैसे बनने लगे, लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। दूसरे लोग ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़काकर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए वो लकड़ी की जगह लोहे की होने लगी। और जो भी है जो कठोर जमीन हुआ करती थे उसमें जो लकड़ी की जुताई से काम किया जाता था, उसमें हल का उपयोग किया जाने लगा लोहे के बनाकर। तो उससे क्या हुआ, वहाँ की जो पैदावार में उसमें भी धान के पौधे का रोपण किया जाने लगा। धान उपजाने के बजाय जो बीज है धान के, उसके छिड़काने के बजाय जो धान के पौधों का है रोपण शुरू किया जाने लगा था, जिससे जो है पेड़ जो है ज्यादा दिन तक जीवित रहते थे, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तन से प्रोत्साहन क्यों देते होंगे। अभी हमें बताना है देते होंगे प्रोत्साहन ये जो क्षेत्र है इनसे उन्हें
और इससे जो है जो हमारी जो वहाँ की जनसंख्या है उनकी भी समस्या जो है कम होगी। सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ना है। सूक्ष्म मतलब बारीक, निरीक्षण मतलब देखना है। मगध मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 45 में मगध हूँ। मैं जो भी मानचित्र हूँ मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी सारे मानचित्र जो हमें बोला गया है, आप उसके लिए परेशान मत होइए। लिखा है, आगे चलते हैं। लिखा है लगभग 2 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोम जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल में से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे, अस्त्र की खदान है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। कहा गया है कि जो उस समय की गंगा और सोम नदी के किनारे मगध की उत्पत्ति हुई थी कि मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि वहाँ यातायात, जल वितरण और उपजाऊ भूमि के वहाँ पे पाया गया था। वहाँ जो बीच में मगध जाने से बीच आधे रास्ते में आधे हिस्से में जंगल से भरा हुआ था। जंगल से वो लकड़ी लाया करते थे और जो हाथी थे उनको वह पकड़ कर प्रशिक्षित कर कर उसे लड़ाई युद्ध में उपयोग किया करते थे। इसके अलावा जो लकड़ी से वो रथ है, पहिया गाड़ी जो भी है वो बनाया करते थे। और साथ ही साथ वहाँ पे लोहे की भी खदान थी जिससे वो हथियार बनाया करते थे, मजबूत हथियार औजार बनाया करते थे जो बहुत ही उपयोगी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था उन्हें। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंदिसार और अजातशत्रु हुए। मतलब मगध में 2 शासक थे जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। एक है बिंदुसार और दूसरा है अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। मनपसंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्हें अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर मतलब आधुनिक राजगीर इसके कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र मतलब आज जो पटना है वो राजधानी बन गया। अब इसमें बताया है कि 2 जो है शासक जो है सबसे महत्वपूर्ण थे। एक है बिंदुसार और दूसरा है अजातशत्रु। ये 2 शासक थे उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक, उसके बाद बताया गया है कि ये जो शासक थे अपने जो है जनपद संभव लड़ने बिड़ने हर एक चीज के लिए वो तैयारियां करते थे। इसमें से एक महापसनंदा एक और महत्वपूर्ण शासन नंदा जो है यानी नाम के महापदम नंदा। जो महापदम नंदा है वो एक और महत्वपूर्ण शासन के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो कि वो अपना जो राज्य है उत्तर पश्चिमी भारत में तक फैला लिया था। ठीक, और ये जो है अपनी पहली राजधानी तो मगध बनाया था, पाटलिपुत्र जो कि आज है पटना में वो स्थित है। 23 साल से भी पहले की बात है कि मुसोलिनिया का राजा सिकंदर विश्व विजेता करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतते हुए भारत
महाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हथियारों की बहुत बड़ी सेना है। तो जो बता रहा है कि जो 23 साल पहले जो थी, एक राजा था जिसका नाम जो सिकंदर था, वो पूरे विश्व को विजय करना चाहता था, लेकिन ये पूरी तरह से संभव नहीं था। तो वो कहाँ पे पश्चिम के एशिया और जो है भारत से व्यास नदी तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे वो मगध की ओर आना चाह रहा था तो उसके जो सिपाही हैं वो इनकार कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन जो भारत के जो शासक थे उनके पास रथ भी थी, हाथी भी थी और पैदल सिपाही भी थे, इसलिए वह लोग मना कर देते हैं। लिखा है इन सेनाओं और ऋषिवेदों में उल्लेख सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखाया? अब इन सेना और ऋषिवेद के सेनाओं के बीच का अंतर हमें बताना है। जैसे कि ऋषिवेद में जो सेना होती थी वह सेना नहीं हुआ करती थी। उस समय के योद्धा जो थे वो युद्ध करते थे, जो युद्ध करते थे वो सिर्फ पुरुष हुआ करते थे, ना कि सेना नहीं होती थी। मतलब कि कुछ लोगों का समूह था जो युद्ध करने जाया करते थे और उसमें जो भी धन प्राप्त होता था वो राजा जो थे उस समय के राजा वो आधा अपने रखते थे, फिर आधा पुरोहितों में बांट देते थे, फिर जो बचता था योद्धा को देते थे, उसके बाद जनता में बंटवा देते थे। लेकिन इसमें जो शासन बताया गया है, इसमें जो योद्धा थे वो सेना के रूप में युद्ध करने लगे थे और इनके पहले उनके पास ना हथियार हुआ करते थे, ना कि हाथी ना रथ नहीं होया करते थे। लेकिन इसमें सेना के पास पैदल वाले भी सेना थे, रथ भी थे और हाथी भी थे। तो उस समय के जो सेना थे ऋषिवेद को उनको जो है उपहार बस दे दिया जाता था, युद्ध में जीतने के बाद जो उपहार मिल गया। लेकिन इस समय के सेना जो है वह जो है एक राशि के रूप में अपने उपहार अपना पैसा मतलब वो वेतन के रूप में लिया करते थे। वेतन दे दिया करता था राजा उस समय और फिर वह साल भर वह उस पर कार्य करते थे वो। तो इस तरीके से दूसरे से जो अंतर है जो कि बहुत वैसे नहीं पढ़ने में ही पता चल जाता है। दूसरा जो महाजनपद है वाजिद, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वजिक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली जो कि बिहार आज के समय में बिहार थी। वहाँ एक अलग किस्म का शासन व्यवस्था था जिसे कि अभी हमने मगध के बारे में बहुत चीजें पढ़े थे। मगध के जो राजा हुआ करते थे वो कैसे चुनाव होता था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उनके पास रथ भी था, घोड़ा सवारी भी थी, पैदल करने वाले हाथी भी थे, जिसकी वजह से उनसे कोई युद्ध करना नहीं चाहता था। फिर जो है उस समय के राजा जो हुआ करते थे वो जो है उपहार पर नहीं अब टिके हुए थे। अब वो क्या थे, सबसे हर एक चीज पर कर लिया करते थे। तो इस तरह से वहाँ की व्यवस्था थी। इसी तरह उसके के पास एक है वाजिद नाम का राज्य स्थापित हुआ जिसकी राजधानी वैशाखी है। वैशाखी मतलब जो इसे बिहार के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक अलग तरीके का शासन बना है जिसका नाम गढ़िया संघ कहते हैं। फिर गढ़िया संघ को कोई शासक होता था, कोई नहीं सॉरी बच्चे, कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यह सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर यह बातचीत, बहस और वाद विवाद में जारिये तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटान के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्री और दास और कामगार इन
सभाओं में भी इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे कि बताया है कि ये जो गणराज्य था, यहाँ पे एक अलग तरीके से करने वाला वो एक व्यक्ति नहीं होते थे, कई व्यक्ति होते थे और वो सब राजा कहलाते थे। ठीक, ये जो राजा है एक तरह के अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे। कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी योजना हो वो एक साथ संपन्न करते थे। वहाँ बैठ के किसी भी विषय पे या आक्रमण करना हो या समस्या का समाधान करना या जनता के हित में कोई कार्य करना हो, उनके लिए वो वहाँ पे बैठ के बातचीत वाद विवाद किया करते थे। और इसमें जो है स्त्री है या दास थे जिनकी गुलाम कहा जाता है या काम करने वाले जो भी थे वो हिस्सा नहीं लिया करते थे। ठीक, लेकिन कई शक्तिशाली राजा इन संघों को अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा था। उसके बाद गुप्त पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। जो लिखा है कि बहुत सारे राजा जो हैं इस संघ पे मतलब इस महागढ़ पर या इस गढ़ पर अपना हक आक्रमण करके जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जो 1500 साल पहले तक चलता था, उसके बाद जो है जो गुप्त शासन थे उसने इस संघ पर विजय प्राप्त की और उससे अपने उस पर शासक करने लगा। तो जो हम अध्याय नंबर 9 पे पढ़ेंगे। ठीक, ये बॉक्स में लिखा है वज्र संख्या या वर्णन जो है दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें बौद्धिक के कई व्याख्यान किया गया है। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। जो ये वज्र जो संघ थे जो गढ़ थे उसका जो व्याख्या मिलता है वो किस किताब से मिला गया? बौद्ध धर्म के दिग्ग निकाय से मिलता है जो 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु और दिग्ग संघ, इसमें अजातशत्रु और दिग्ग संघ के बारे में लिखा गया है। पढ़ते हैं। अजातशत्रु दिग्ग संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। हुआ करते थे तो वो वजिर में आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसाकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है उन्होंने कहा कि वज्रित वासियों तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूरे रूप और नियमित सफा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करेंगे, बड़े और सम्मान देते रहेंगे, वज्रित महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बाधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में शर्यतों का रखवाला होगा और विभिन्न और उन्हें अपने और आने जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। ये जब है जो उस समय के अजातशत्रु जो शासक थे कहाँ के यूरोप के जो शासक थे, यूरोप देश के शासक थे अजातशत्रु, वो जो है अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजते हैं। तो वो पूछते हैं कि वज्र सभा आज भी नियमित रूप से होती हैं? तो उवस कहते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ आज भी होती है। तो वो कहते हैं जब तक ये होता रहेगा तब तक उसका विकास उन्नति करता रहेगा। ये सारे काम जब तक वहाँ पर संघ में चलती होंगी तब तक उनका विकास होता
गया होगा। ठीक, ये हमारे लेसन खत्म होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमारा जो ये लेसन है यही समाप्त हो रहा है, तो अब इसने कहा आओ याद करें। अब मैंने जो ऊपर पढ़ाया है क्या आपको याद है? तो चले हम सही गलत की निशान में बताते हैं। ये तो शुरू करते हैं मसमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही की बात है। उन्हें जो है उस घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने देता था, उन राजाओं को वहाँ पे उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वो जो है राजा के लिए उपहार लेके आया करते थे। और जो है उस घोड़े को रोकता था वो जो है जो इस यज्ञ में बैठा राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था, जो कि मैंने सबसे पहले पैराग्राफ में बताया है। राजा के ऊपर सार्थिक पवित्र जल का छिड़काव करता था। सही है। नहीं, ये सार्थिक नहीं, कौन? पुरोहित जो थे वो जो उस समय की पूजा जो कराते थे वो सार्थिक के अंदर जो रथ के साथ रहता है उसे सार्थिक कहा जाता है, तो वो नहीं छिड़काव करता था, तो ये गलत है। ठीक, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्ती में महल मिलते हैं। अब ये तो नहीं मालूम, पुरातत्वविदों को जो जनपद है वहाँ महल मिलते हैं कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा। मैं ऊपर देखती हूँ, उसके नीचे घर वाला आंसर है चित्रित धूसार पत्रों में अनाज रखा जाता था। ये भी गलत है, अनाज नहीं, शायद उन्हें भोजन उसमें कराया जाता होगा, जो विशेष व्यक्ति होंगे उन्हें, जो कि पुरातत्वविदों ने कहा है, क्योंकि उस वो जो पात्र है वो जो एक पतला और घोर घेरेदार है, वो इतने सुंदर उसमें चित्र बना है नक्शा इस व्यक्ति को भोजन करते हुए शायद बताया गया है। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। सही है, बहुत से ऐसे महाजनपद पाए गए हैं जो किलाबंद है। किलाबंद मैंने क्या बताया? जिसके चारों ओर जो है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ठीक, तो ये सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि अनाज नहीं रखा जाता था उसमें, हो सकता है भोजन खिलाया जाता हो, क्योंकि वो इतने अच्छे बर्तन थे, इतनी कलाकारियां थी कि उसमें विशेष व्यक्ति को हो सकता है भोजन की, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा क्या है? बस्ती में महल मिलते थे, नहीं, जनपद में जो है उन्हें बस्तियां मिलती हैं, बाद में महाजनपद का अवकाश होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। और ये जो है सार्थिक सार्थिक जल पवित्र जल का छिड़काव नहीं करता है, कौन और ये वाला है कि वो भी ऊपर वाला सही है। अब ये देखिए, यानी कि खानों को शब्दों को भरना है, तो आप पढ़िए, भर लीजिएगा। जैसे है आंखें संग्रह है, फिर आप उसके पास कृषि है, फिर पशुपालन है, फिर शिल्प कला और उसके बाद व्यापार। इस तरीके से क्रमबद्ध आप भर सकते हैं। ठीक, लिखा है वे समाज के वे कौन सा समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। आप देखो, कोई भी सब हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जो है शत्रु जो है वह जो है गण की सभाओं में हिस्सा नहीं लिया करते थे। और भी है, जैसे कि स्त्रियां हैं, कारीगर हैं, और स्त्रियां हैं, कारीगर थे, और जो दास थे उस समय के गुलाम, ये लोग भी उस समय जो गण थे उन सभाओं में हिस्सा नहीं लिया करते थे। ठीक, नीचे लिखा है महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? किले एक वजह से बनाए होंगे, इसलिए बनवाए होंगे क्योंकि उससे उनकी शासन शक्ति का पता चल सके, और फिर उसमें निगरानी रखने के लिए बनाया गया हो कि आसानी से हम शत्रुओं पर निगाह रख सके। अपने आक्रमण से बचने के लिए भी लगाया जा सकता है, लगाते हों, और अपने प्रतिष्ठान के लिए भी वो बनवाते होंगे। तो ठीक है, ये अपने से आप कीजिएगा। ये देखिए, जो है महत्वपूर्ण तिथि है, जो कि बहुत ही
ज़रूरी, जैसे महाजनपद कब है, 3000 साल पहले उसका उदय हुआ था। सिकंदर का आक्रमण हुआ था। एक जो है सिकंदर आक्रमण करना चाह रहा था किसमें, वजित महागढ़ में। तो उसका उल्लेख किसमें मिलता है, बौद्ध धर्म के दिव्य विकास में मिलता है उसका उल्लेख। ठीक, और यहाँ लिखा है गढ़ और संघ। जो गढ़ था, संघ राज्य का जो अंत हुआ कब हुआ, 1500 साल पहले हुआ है। नए शासन 3000 साल पहले, ये जो थे नए शासन थे जो 3000 साल पहले हुए थे, और इसका अंत जो होता है 15 साल पहले होता है। तो आप इस कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके बाय। यहाँ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ओके बाय।